हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शत्रुपा देवी तो जैसे अपना दिल खोलकर पारो के सामने रख रही थीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि पारो उनके दिल के दर्द से अनजान थी। वो समझती थी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, परिवार परिवार होता है। जिस तरह से शत्रुपा ने एक एक करके अपने सारे परिवार वालों को खो दिया है कि अब खुद के अकेले रह जाने का डर उसके अंदर इस तरह से समा चुका है कि वो विक्रम को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। और कहीं न कहीं पारो जानती थी कि उनका डर भी बिल्कुल सही है। भले ही विदेश में पढ़ा लिखा मॉडर्न कल्चर का अर्जुन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता था या फिर इन सब चीजों के बारे में जानता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने तो खुद उस चीज को अपने ऊपर गुजरते हुए देखा था। ये कैसे आंखों देखी हुई उस भयानक सच्चाई पर विश्वास नहीं करती? तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है सुचित्रा, ऐसा नहीं हो सकता। उस घटना को वैसे भी 15 से 16 साल बीत गए हैं। इन 15 सालों में तो उन चीजों का कोई जिक्र भी नहीं आया। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। जब सब कुछ सामान्य हो चुका है तो फिर तू आज क्यों उस चीज को पकड़कर बैठी है? क्यों नहीं आगे बढ़ती तू? भूल जा पुरानी बातों को, आगे कदम बढ़ा दे। एक बार पारो ने अपने आप को मजबूत करके शत्रुपा देवी को उन अंधेरों से निकालना चाहा। पारो की बात सुनकर शत्रुपा देवी तीखे मुस्कुरा दीं। तुझे क्या लगता है पारो, मैं आज तक उन्हीं गलियों में भटक रही हूँ? मैंने खुद को बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं की। नहीं पारो, मैंने शमशीर से वादा किया था कि मैं उन अंधेरी गलियों की मुसाफिर कभी नहीं बनूंगी और अपने बेटे को भी बनने नहीं दूंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। अभिमन्यु में मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैं खुद अपने बेटे को भी नहीं रोक पाई। और कल रात का तू पूछ रही थी ना कि मैं काउच पर क्यों सोई थी? शत्रुपा देवी ने काउच की तरफ इशारा करते हुए पूछा। पारो ने हाँ में सर हिलाया। कल रात ये अंधेरे मुझे खुद अंधेरी डरावनी भयानक गलियों में लेकर गए थे। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। कल रात भी मैं उन्हीं अंधेरी गलियों में दफन हो जाती, लेकिन शमशेर ने मेरे आगे अपना हाथ बढ़ाया और मुझे अंधेरों से निकाला और खुद हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं अंधेरों में दफन हो गए। कहते हुए शत्रुपा देवी के आंखों से 2 बूंद आंसू छलक पड़े। पर ऐसा हुआ कैसे? पारो को अभी भी हैरानी थी। पर ऐसा हुआ कैसे? शत्रुपा देवी की बात सुनकर पारो को अभी भी हैरानी थी, जबकि शत्रुपा देवी इतनी मुश्किल में भी तीखे मुस्कुराते हुए मजबूती से खड़ी थीं। शत्रुपा देवी की मुस्कुराहट से एक पल के लिए पारो भी उलझ गई थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ तो खत्म हो गया था ना। अभिमन्यु और उसकी दुल्हन की मौत के बाद कुलगुरु ने इतनी बड़ी पूजा करवाई थी। ये डरावने सपनों से लेकर उन भयानक चीजों का सारा सिलसिला थम गया था। उसके बाद से ये 15 साल तो हमारे शांति से ही बीते हैं। इन 15 सालों में तूने तो क्या, इस पूरे महल में भी किसी ने भी कोई सपना नहीं देखा और ना ही कुछ हकीकत बनकर सामने आया। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? पारो ने हैरान होते हुए पूछा। सिलसिला थम गया था पारो, खत्म नहीं हुआ था। ये सिलसिला इसलिए थम गया था क्योंकि हमने विक्रम को यहाँ से इन सब चीजों से दूर कर दिया था। लेकिन सालों के बाद फिर से विक्रम के ही कारण उन सभी सिलसिलों की शुरुआत हो चुकी है। शत्रुपा देवी पारो की तरफ देखते हुए बोली। क्या विक्रम के कारण? पर विक्रम ने क्या किया? वो बेचारा तो 7 समंदर दूर बैठा हुआ है, उसे तो इन सब चीजों की जानकारी भी नहीं। पारो को इस तरह से शत्रुपा देवी का विक्रम को ब्लेम करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। भले ही शत्रुपा देवी विक्रम की सगी दादी थीं, लेकिन पारो ने भी विक्रम को कम प्यार नहीं किया था। अपने इन्हीं हाथों से उसने शत्रुपा देवी के बेटे अभिमन्यु प्रताप सिंह बुंदेला और फिर विक्रम सिंह बुंदेला को भी पाला था। पता था कि तू उसी का फेवर करेगी, लेकिन ये बात मेरी बिल्कुल सच है। वो 7 समंदर पार बैठे बैठे भी वो काम कर रहा है जो काम हम यहाँ इंडिया रहकर भी करना नहीं चाहते पारो। उसने राजगढ़ मेडिसिटी प्रोजेक्ट के लिए काम लगाने के लिए जरूर सोचा होगा, या फिर कुछ न कुछ ऐसा इससे रिलेटेड फाइल वर्क में जरूर किया होगा, जो कि अब तक मेरी जानकारी में नहीं है, वरना इस तरह से कुछ नहीं होता। शत्रुपा देवी हल्के गुस्से में बोली। पारो ना समझी में शत्रुपा देवी की बातें सुन रही थी। तू कहती थी ना कि ये लड़का अपने बाप का और दादा से अलग है। नहीं, ये उन्हीं बुंदेला का ही खून है और उनके जैसा ही एक नंबर का जिद्दी है ये लड़का।
ये लड़का अपनी जिद में खुद को तो बर्बाद कर ही लेगा, लेकिन इस बार इसके बर्बाद होने के साथ साथ पूरा राजगढ़ राजवंश भी खत्म हो जाएगा। इस बात को ये समझना ही नहीं चाहता। शत्रुपा देवी के चेहरे पर गुस्सा, दुख, हताशा और छटपटाहट के सब कुछ जानते हुए भी कुछ करने का मन कर रहा था। एक ही सांस में बिना सोचे समझे इतना किसी के बारे में अनुमान लगाना सही नहीं होता। शुभ शुभ बोल शत्रुपा। शत्रुपा देवी की बात सुनकर पारो कुछ डर सी गई। मेरे शुभ और अशुभ बोलने से क्या होता है पारो? होना तो वही होगा जो इन लोगों ने सोच रखा है। और जब इस जिद्दीगढ़ के विक्रम ने सीधे बर्बादी का ही सोच रखा है तो बर्बादी ही होगी ना। आज इस बार बर्बादी को हम भी नहीं रोक सकेंगे, कोई भी नहीं रोक सकेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेरे शुभ और अशुभ बोलने से क्या होता है पारो? होना तो वही होगा जो इन लोगों ने सोच रखा है। और जब इस जिद्दी लड़के विक्रम ने सीधे बर्बादी का ही सोच रखा है तो बर्बादी ही होगी ना। आज इस बार बर्बादी को हम भी नहीं रोक सकेंगे, कोई भी नहीं रोक सकेगा। ये क्या पागल जैसी बात करने लगी तू? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। तू एक बार ठंडे दिमाग से अच्छे से विक्रम को समझाने की कोशिश करना मेरा बच्चा। बहुत अच्छा और समझदार है, देखना तेरे समझाने से वो अपनी जिद छोड़ देगा। पारो ने शत्रुपा देवी को समझाते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन भी बहुत डर रहा था। इसीलिए तो आज समय से ऑफिस जाना चाहती हूँ और आज विक्रम को भागने का कोई मौका भी नहीं देना चाहती, ताकि आमने सामने उससे इस मैटर पर खुलकर बात कर सकूं। अब तक तो उसने मेरी बात करने की हर एक कोशिश को सुनने से भी इनकार कर रखा है। वो ये नहीं समझता कि जितना उसे इंडिया आने के लिए मेरी परमिशन का इंतजार है, उतना ही मुझे उसे जिंदा सही सलामत अपने सामने देखने का इंतजार है। वो क्या सोचता है कि मेरे अंदर इच्छा नहीं होती अपने पोते को अपनी आंखों के सामने देखने की, उसे अपने हाथों से छूकर उसके चेहरे को नजर भर देखने की। मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं उसे अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखूं, और आज जब वो बड़ा हो गया है तो उसका घर बसते हुए देखूं, उसके बच्चों को देखूं, अपने गोद में उन्हें खिलाऊं। लेकिन इन सब के बीच में मैं ये बात नहीं भूल सकती कि हम सब के इंतजार से बड़ा तो उसका इंतजार है, जो कि सदियों से एक श्राप बनकर हमारे परिवार के ऊपर, इस राजगढ़ राजमहल के ऊपर मंडरा रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ विक्रम के इंडिया आने का इंतजार है, ताकि वो हमारे विक्रम पर अपना जाल डाल सके। अपना लैपटॉप उठाते हुए शत्रुपा देवी बोली। पारो उनकी बात समझ रही थी, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अभी चूंकि शत्रुपा देवी को ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी। क्या हुआ, अब क्या सोच रही है तू? शत्रुपा देवी ने पूछा। कुछ खास नहीं, पर जरूरी ही है, पारो बात टालते हुए बोली। खास नहीं है लेकिन जरूरी है। अब ये दोनों वर्ड अलग अलग कैसे हुए? शत्रुपा देवी ने हैरानी से पूछा। बताती हूँ, आज तू ऑफिस से आ जा तो फिर इस मैटर पर बात करते हैं। ये बातें इतनी खास नहीं है जितना कि तेरा आज विक्रम से मिलना है, और बात जरूरी इसलिए है क्योंकि शायद इसी से ही कोई रास्ता निकल आए जिससे कि हम विक्रम को इंडिया आने से रोक सके या फिर उसे सेफली बुला सके। पारो ने कहा। शत्रुपा देवी ने समझते हुए हाँ में सिर हिलाया। विक्रम सिंह बुंदेला ने अपनी जिद से इन दोनों को परेशान कर रखा था। दोनों ही जबरदस्त उलझन में थीं, इस बात से अनजान कि कोई दरवाजे पर खड़े होकर खतरनाक तेवरों से इन दोनों को घूर रही थी। बातें करती हुई पारो की नजर अचानक से उस लड़की पर पड़ी। उसने आंखों के इशारे से शत्रुपा देवी को दरवाजे की तरफ देखने के लिए कहा। क्या बड़ी मासा और पारो माँ, आप दोनों तो बात करने में ऐसे उलझ जाती हैं कि बिल्कुल याद नहीं रहता कि कोई नीचे आपका बेसब्री से इंतजार भी कर रहा है। आप क्या अपने आने के इंतजार में उसे ऊपर टंगवा कर ही मानेंगी? करीब 21 साल की मासूम और बेहद खूबसूरत सी लड़की आशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में शिकवा भरते हुए शत्रुपा देवी और पारो की तरफ देखा। उसके अंदाज ने शत्रुपा देवी और पारो को इस मुसीबत की घड़ी में भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। यहाँ क्या कर रही है, कॉलेज नहीं जाना क्या? आशी को देखते ही पारो ने मीठी सी डांट लगाई, जिसको सुनकर आशी ने बुरा सा मुंह बनाया। जाना तो है, लेकिन कहते हैं ना, भूखे भजन नहीं होंगे रे गोपाला, तो पढ़ाई क्या खाक होगी। मैं भी भूखे पेट कॉलेज जा नहीं सकती थी। आशी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए बिल्कुल क्यूट पपी फेस बनाकर कहा। उसके अंदाज पर शत्रुपा देवी
देवी खोलकर मुस्कुरा पड़ी। अरे बेटा, तो ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था ना। शत्रुपा देवी ने प्यार से आशी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। आपके बिना, आशी ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में ढेर सारा प्यार और आस लेकर शत्रुपा देवी से पूछा। नहीं नहीं, उसके बिना तू क्यों खाएगी? उसके बिना तेरे पेट में खाना थोड़ी जाएगा, वो तो पड़ोस वाले शिवाक्षी के पेट में चला जाएगा। पारू चढ़ती हुई बोली। देख लीजिए बड़ी मासा, आशी शत्रुपा देवी में चिपकती हुई बोली। तुम भी ना पारो, जब देखो बच्ची को बोलती ही रहती हो। शत्रुपा देवी मुस्कुराते हुए बोली। तेरी बच्ची अब बच्ची नहीं रही, पूरे 21 साल की हो गई है। कल ही ये बात इसकी माँ भी कह रही थी। कुछ दिन में अगले घर जाने का भी समय हो जाएगा, और इसकी हरकतें तो देखो, बिल्कुल छोटी बच्ची वाली है। पारो तो जैसे आज शत्रुपा देवी के सामने ही आशी की क्लास लगाने के लिए तैयार थी। अरे बस भी करो पारो, अब वो जमाना बीत गया जब ससुराल का नाम सुनते ही लड़कियां कांपने लगती थीं। मेरी आशी बहुत अच्छी है, लाखों में एक है। जिसके घर जाएगी उसका घर अपने व्यवहार से ही रोशन कर देगी। ये बात तो तेरी भी मैं मानती हूँ कि उसका व्यवहार लाखों में एक है, लेकिन सिर्फ अच्छे व्यवहार से पेट नहीं भरता, उसके लिए कुछ खाना बनाना भी आना होता है। लेकिन तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि इसके व्यवहार से ही उन लोगों का पेट भर जाएगा, रोटी खाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आशी की तारीफ करते करते पारो ने तंज का टुकड़ा जोड़ ही दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये बात तो तेरी भी मैं मानती हूँ कि उसका व्यवहार लाखों में एक है, लेकिन सिर्फ अच्छे व्यवहार से पेट नहीं भरता, उसके लिए कुछ खाना बनाना भी आना होता है। लेकिन तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि इसके व्यवहार से ही उन लोगों का पेट भर जाएगा, रोटी खाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आशी की तारीफ करते करते पारो ने तंज का टुकड़ा जोड़ ही दिया। अरे बस भी करो, तुम तो जैसे हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हो। हमारी आशी को ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ दिन रात उसे काम करवाया जाए। हमारी आशी तो एक पैलेस के निकलकर दूसरे पैलेस में ही जाएगी, वहाँ कोई इसे किचन में नहीं भेजने वाला। शत्रुपा देवी ने आशी की साइड ली। वही तो बड़ी मासा, पूरे घर में सिर्फ आप ही हो जो मुझे समझती हो, वरना बाकी सब तो बस मुझे भगाने के लिए ही तैयार रहते हैं। मुंह बनाती हुई आशी ने शत्रुपा देवी से पारो की शिकायत लगाई। ये बात भी तूने सही कही छोरी, सारे घर वालों के पास कोई काम धाम तो बच ही नहीं रह गया है, तो वो बेचारे करेंगे भी क्या? सारे लाठी लेकर तेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। ये बातें भूल जाते हैं कि उनके सारे काम तो पहले ही तू निपटा देती है। पारो हंसते हुए बोली। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं सारे घर वालों के काम अकेले ही खत्म कर देती हूँ? मेरे खुद के अकेले का काम तो बिना किसी की सहायता के कंप्लीट नहीं होते, तो फिर इतनी बड़ी बात मैंने कब कही? आशी सोचते हुए बोली। पारो ने मुस्कुराते हुए शत्रुपा देवी को आशी की तरफ देखने का इशारा किया। अरे बस भी कर पारो, हो गया तो भी ना, उम्र हो चली है लेकिन बच्चों के साथ बच्ची ही बनी रहती है। शत्रुपा देवी ने पारो को हाथ के इशारे से शांत रहने के लिए कहा, फिर आशी की तरफ मुड़ी। क्या बात है बेटा, तुम मुझे क्यों खोज रही थी? ओहो बड़ी माँ, पारो माँ की बातों में तो मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैं आपको यहाँ किस लिए बुलाने आई थी। हाँ याद आया। अपने सर पर जोर देते हुए आशी कुछ याद आने पर तेजी से चिल्लाई। नीचे मम्मी आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। पापा और काकोसा भी वहीं पर आपका वेट कर रहे हैं, चलिए जल्दी। आशी ने लगभग हाथ पकड़कर शत्रुपा देवी को उठाते हुए कहा। ये क्यों नहीं कहती? उन लोगों से ज्यादा तू शत्रुपा का इंतजार कर रही थी। बिना शत्रुपा को खिलाए पेट नहीं भरने वाला तेरा। पारो ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके ही विक्रम कुंवरसा ने मुझसे कहा था बड़ी मासा का ध्यान रखने के लिए। आपके शब्द पर जोर देते हुए कुछ जताकर आशी ने पारो से कहा। आशी के इस अंदाज पर पारो ने अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए आशी की तरफ देखा। हाँ, तू तो कुंवरसा की सारी बातें जो मानती है। पारो ने मुस्कुराते हुए कहा। बस बस, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाइए। आशी समझ गई कि पारो आगे क्या कहने वाली है, इसलिए तेजी से बोलते हुए उसने अपनी साइड क्लियर की। अगर वो ना भी कहते तब भी हम अपनी बड़ी माशा का ध्यान जरूर रखते। उनकी तरह अपनी बड़ी माशा को अकेले रोने के लिए छोड़ नहीं जाते। चलिए बड़ी माशा, अगर हम इनकी बातों का जवाब देने बैठ गए तो ब्रेकफास्ट लंच का टाइम हो जाना है, तब भी इनके सवाल जवाब खत्म नहीं होंगे। आशी लगभग खींचते हुए शत्रुपा देवी को नीचे लेकर जाने लगी। अच्छा रुको तो सही बेटा, तुम चलो मैं आ रही हूँ। दरवाजे के पास पहुंचकर जैसे शत्रुपा देवी को कुछ याद आया। अब क्या है बड़ी मासा? आशी ने लगभग ऊबते हुए बुरा सा मुंह बनाया। कुछ जरूरी सामान है बेटा,
ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। शत्रुपा देवी ने प्यार से आशी का गाल छूकर उसको मनाते हुए समझाया, ओके ओके आई एम गोइंग, पर आप जल्दी आना, वरना आज मुझे कॉलेज के लिए पक्का लेट हो जाना है। आशी ने शत्रुपा देवी को याद दिलाते हुए तेजी से नीचे सीढ़ियों की राह ली। मेरी आशी, मेरे जीने की आशा, विक्रम तुम्हें मेरी जिम्मेवारी देकर नहीं गया, बल्कि मैं इस इंतजार में बैठी हूँ कि कब विक्रम आए और उसे मैं तुम्हारी जिम्मेवारी सौंपकर निश्चिंत हो जाऊं। शत्रुपा देवी ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जो कि वहीं खड़ी पारो को सुन गया। वैसे ख्याल तो घने चौखो है हुक्मसा। पारो की बात सुनकर शत्रुपा देवी ने हैरानी से पारो की तरफ देखा। पारो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये ख्याल तो तुम्हारा बड़ा ही अच्छा है शत्रुपा, पर मुझे पता नहीं था कि तू ऐसा भी सोचती है। क्या मतलब तुम्हारा? मैं ऐसा सोच नहीं सकती। नहीं, सोच सकती है, लेकिन इतने समय से सोच जाएगी मैंने सोचा नहीं था। ऐसी लड़की तो पूरे राजस्थान में क्या, पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढने से भी न मिलने वाली। रंग रूप नैन नक्श से लेकर पढ़ने में भी अव्वल है और दिल की भी पूरी साफ है। कुल खानदान सब देखा भाला और अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि इस रिश्ते को हाथ से जाने ना दे। जितनी जल्दी हो सके विक्रम को बुलाकर आशी और उसके फेरे पड़वा ही दो। पारो ने कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ, बस एक बार विक्रम और पुलकित का भी मन जानना चाहती हूँ। शत्रुपा देवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, पर एक बार विक्रम से पूछ जरूर लो। आजकल के बच्चे हैं, अपनी मर्जी से ही सब कुछ करना चाहते हैं, वरना मुझे तो नहीं लगता कि पुलकित को इस रिश्ते से इनकार होगा। अच्छा चलो नीचे चलते हैं, पारो ने कहा। दोनों नीचे आराम से सीढ़ियों से उतरकर आई, जहाँ डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन अंदर रसोई में एक और अनहोनी भी उनका इंतजार कर रही थी। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रॉयल्स बुंदेला फैमिली। सीढ़ियों पर खड़े होकर शत्रुपा देवी ने एक बार डाइनिंग टेबल पर जमे हुए अपने इस नए परिवार को देखा। अपने परिवार को खो देने के बाद अब बस यही लोग बच गए थे जो कि शत्रुपा देवी की खाली जिंदगी में रंग भरते थे और परिवार के नाम पर कहने के लिए अपने थे। इन लोगों की हंसी और जिंदगी के रस से भरी बातों ने ही तो न सिर्फ शत्रुपा देवी के अकेलेपन को काफी हद तक कम कर रखा था, बल्कि इस पैलेस को भी मनहूस होने से बचाकर रखा था। वरना विक्रम के जाने के बाद तो शत्रुपा देवी इस बड़े से पैलेस में बिल्कुल तन्हा रह गई थीं। ऐसा नहीं था कि केवल विक्रम ही उनका परिवार था, पर हाँ, जो दूसरा था उसका नाम भी उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसे कभी भी अपना नाम देना पसंद नहीं आया था। पर वो उसका हक था जो किसी न किसी तरह से उसे मिल ही चुका था, और यही चीज उनके अंदर चिढ़ मचा चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने उसे अपनी मिल्कियत हाथ में आते ही सबसे पहले इस घर से बाहर निकाल फेंका था। डाइनिंग टेबल पर सबसे पहले समर्थ सिंह बैठे थे। वो शत्रुपा देवी के भाई के बेटे यानी कि भतीजे थे। विकल्प इन्हीं का बेटा था, जो कि विक्रम के साथ इस वक्त न्यूयॉर्क में था। कभी अभिमन्यु प्रताप सिंह और समर्थ सिंह के बीच में भी ऐसी ही दोस्ती थी, जैसे कि आज के डेट में विक्रम और विकल्प के बीच में थी। अभिमन्यु प्रताप सिंह के जाने के बाद समर्थ ने आगे बढ़कर अभिमन्यु के हिस्से की जिम्मेवारी उठाई थी और अपनी बुआ सा को अकेले न छोड़ने के ख्याल से हमेशा हमेशा के लिए आकर यहीं पर राजगढ़ में ही रहने लगे थे। उसके बाद उनके सामने वाले चेयर पर पुलकित सिंह बैठे थे, जो कि समर्थ सिंह के ही हम उम्र थे। समर्थ सिंह, अभिमन्यु प्रताप सिंह और पुलकित सिंह तीनों एक ही क्लास में थे। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक इन लोगों की दोस्ती फेमस थी, और इसी दोस्ती में पुलकित सिंह ने विदेश जाकर काम करने की बजाय अपने दोस्त के रॉयल्स बुंदेला ग्रुप में काम करना एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी थी। अभिमन्यु प्रताप ने पुलकित सिंह की इस नई दुनिया को बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। इस कारण पुलकित ने अपनी पूरी जिंदगी अपने दोस्त के नाम लिख दी थी, वरना उनके पास बुंदेला ग्रुप से भी ज्यादा अच्छे ऑफर थे। पर जब उन्होंने अपना बेस्ट बुंदेला ग्रुप के लिए लगाया तो मात्र 4-5 सालों में ही बुंदेला ग्रुप देश के टॉप 10 को टक्कर देने लगा था, और फिलहाल में तो वर्ल्ड के टॉप 10 में ये शामिल था, जिसका पूरा श्रेय पुलकित सिंह को जाता था। समर्थ सिंह जहां रॉयल फैमिली से जुड़े हुए सारे सिक्योरिटी के मामले देखते थे, वहीं पुलकित सिंह पूरी तरह से रॉयल्स बुंदेला का बिजनेस देखते थे। अभिमन्यु प्रताप सिंह के ही खास भरोसेमंद दोस्त होने के साथ साथ उनके समय से आज तक विक्रम की एब्सेंस में और साथ में उसके बालिग होने तक पुलकित सिंह ने ही पूरा बिजनेस संभाल रखा था। पुलकित सिंह के 2 बच्चे हैं, आशी और अंशुमन। दोनों जुड़वा हैं और उम्र में करीब 21 साल के।
खूबसूरत सी आशी जहाँ चुलबुली और नटखट है, वहीं स्मार्ट एंड गुड लुकिंग अंशुमन एक समझदार लड़का है और अब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के साथ साथ रॉयल्स बुंदेला का बिजनेस भी देखने में अपने पापा की मदद करता है। शत्रुपा देवी को डाइनिंग टेबल पर आते हुए देखकर सभी उनका रिस्पेक्ट प्रेजेंट करते हुए अपने अपने जगह से उठ खड़े हो गए। शत्रुपा देवी ने मुस्कुराते हुए सबको गुड मॉर्निंग विश किया और फिर शत्रुपा देवी के बैठते ही सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पुलकित सिंह की वाइफ नव्या सिंह और समर्थ सिंह की वाइफ दामिनी सिंह ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया। ये इस रॉयल फैमिली का पुराना सिस्टम था। किचन में खाना हमेशा महाराज जी बनाते थे, जो कि इस पूरा फैमिली के पुराने शेफ थे। उनकी मदद के लिए एक खास नौकरानी उर्मिला रखी गई थी। खाना सबसे पहले भगवान के भोग से लेकर गौ माता तक के लिए निकाला जाता था, उसके बाद ही घरवालों को परोसा जाता था। खाना सर्व करने का सारा काम नव्या जी और दामिनी जी के ऊपर ही था। सबका ब्रेकफास्ट लगभग कंप्लीट ही हो चुका था, लेकिन आशी अभी भी एक ही ब्रेड में अब तक उलझी हुई थी। आशी, नाश्ता करने के लिए कहा गया, नाश्ते को देखने के लिए नहीं, जल्दी करो। अंशुमन ने आशी को टोका। आशी को आराम से नाश्ते के साथ खेलते हुए देखकर अंशुमन को झुंझलाहट हो रही थी। आशी, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, इस तरह से ब्रेड के साथ खेलना बंद करो और जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। अंशुमन ने घड़ी पर नजर डालते हुए परेशान होकर आशी से कहा, लेकिन क्या मजाल थी जो आशी की सुस्त चाल में कोई कमी आई हो। वो तो आराम से एक एक बाइट तोड़कर ब्रेकफास्ट का मजा लेते हुए खा रही थी। आशी, थोड़ा फास्ट करो, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रही है। ना चाहते हुए भी नव्या जी ने आशी को टोका, क्योंकि वो जान रही थी कि अगर उन्होंने बीच में इसे नहीं रोका तो आज ब्रेकफास्ट के टेबल पर ही दोनों भाई बहन के बीच में महाभारत हो जाना है। ओफो मम्मा, आप ही कहती है ना कि खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। इस तरह से खाती हो जैसे कि ट्रेन छूट रही हो। ऐसे में खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और कई सारी बीमारियां होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए आप मेरा आराम से खाने का मूड है, जरा शुगर का जार पास कीजिएगा प्लीज। आशी ने नव्या जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर जहां शत्रुपा देवी, पुलकित सिंह समेत सब मुस्कुरा दिए, वहीं अंशुमन जल कर रह गया और नव्या जी का दिल अपना सर पीट लेने का हो रहा था। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेरा नाश्ता हो गया है, मैं आशी को लेकर कॉलेज जा रहा हूँ और आशी को छोड़ते हुए ऑफिस चला आऊंगा। अंशुमन ने नैपकिन से अपना मुंह साफ करते हुए पुलकित सिंह से कहा, टाइम का ध्यान रखना, आज मीटिंग में तुम्हारा होना भी जरूरी है, पुलकित सिंह ने याद दिलाया। अंशुमन ने हाँ में सिर हिलाया। अंशुमन ने एक नज़र आशी पर डाली, जो कि अभी आराम से जूस की सिप ले रही थी। आशी, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अगर 2 मिनट में तुम अपना नाश्ता फिनिश करके बाहर पार्किंग में नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अंशुमन अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोला। आशी आराम से जूस खूट खूट करके गले से नीचे उतार रही थी। अंशुमन की वार्निंग पर चिढ़ गई। उसने अपना जूस टेबल पर रख दिया। देख रहे हैं ना पापा, भाई का टॉर्चर दिन पर दिन मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। पप्पी फेस बनाते हुए आशी ने पुलकित सिंह से अंशुमन की शिकायत लगाई। हाँ तो क्या गलत है, तुम्हारी वजह से उसे रोज देर हो जाती है। पहले तुम्हें कॉलेज छोड़ता है, फिर पापा के पास उसे ऑफिस जाना होता है। नव्या जी ने बीच में बोलते हुए कहा। इसका क्या मतलब है, अपनी गाड़ी का रौब दिखाएगा कि उसके पास गाड़ी है और मेरे पास नहीं। झूठ में रोने जैसा मुंह बनाती हुई आशी ने असल मुद्दे की बात कह डाली थी, जिसकी वार्निंग नव्या जी को उनके सिक्स सेंस ने पहले ही दे दी थी। उन्होंने आंखें छोटी करके आशी की तरफ देखा। आशी पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो आराम से पुलकित सिंह से अपनी कंप्लेंट सुनाई जा रही थी। भाई मुझ पर अपना सीनियरिटी दिखाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है। आप देख रहे हैं ना, आपके सामने कैसे मुझे सुना कर गया, जैसे कि मैं कॉलेज जाने के लिए उस पर डिपेंड हूँ। आशी की बात सुनकर नव्या जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जानती थी कि आशी ड्रामा क्यों कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी इस नई डिमांड पर कोई भी उसे एक नई स्पेशल गाड़ी लाकर दे। एक तो उन्हें आशी की ड्राइविंग का कोई भरोसा नहीं था, दूसरा उसकी मनमौजी नेचर को वो अच्छे से जानती थीं। गाड़ी लेकर देने का मतलब था कि वो जो दिन में 2-4 बार उसकी शक्ल भी देख लेती थीं, वो भी गायब हो जाती।
बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है आशी। तुम दोनों साथ में जाते हो। अंशुमन पहले तुम्हें कॉलेज छोड़कर ऑफिस के लिए आता है, ऐसे में रोज उसे भी लेट हो जाती है। और तुम भी कहती हो कि रोज कॉलेज के लिए तुम्हें भी लेट होती है और आते वक्त तुम्हें गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी अंशुमन फ्री नहीं होता तो तुम्हें ड्राइवर के साथ आना पड़ता है। ऐसे में मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए एक परमानेंट अरेंजमेंट कर दी जाए। पुलकित सिंह सोचते हुए अभी अगले ऑप्शन के बारे में बात कर ही रहे थे कि नव्या जी तेजी से बोल पड़ी। इसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। अगर ये सुबह टाइम से उठे और टाइम से नाश्ता कर ले तो ये कभी लेट नहीं होगी और ना ही अंशुमन को इस पर इस तरह से चिल्लाना पड़ेगा। अब जाओ, अपना दूध लेकर रास्ते में पी लेना। किसी को भी आशी के फेवर में बोलने का मौका देने से पहले ही नव्या जी ने आशी को ऑर्डर सुना दिया। अपनी सुबह की अच्छी नींद बर्बाद करने के बाद जाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आने की कैसे होगी? बुरा सा मुंह बनाती हुई उठकर खड़ी हुई। अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ भी जाऊं तो मेरी जाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन आने की नहीं। आने को तो फिर वही होगा ना, मुझे वेट करना पड़ेगा या फिर अपने किसी फ्रेंड से लिफ्ट लेकर आना पड़ेगा। आशी ने मुंह बनाते हुए कहा। किसी से लिफ्ट लेने की जरूरत ही क्या है? नव्या जी ने तुरंत पूछा। हैं? तो क्या आप चाहती हैं कि मैं घर लौटकर नहीं आऊं? मैं वहीं कॉलेज में ही रह जाऊं? वो भी आप आज बता ही दीजिए कि आपको अगर मुझसे प्रॉब्लम है और ऐसा ही अगर चाहती हैं तो फिर मैं कॉलेज के हॉस्टल में ही रह जाऊंगी। आशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मासूमियत से गोल गोल घुमाते हुए पूछा। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम कॉलेज में ही रह जाओ। तुम कॉलेज गेट पर अंशुमन का वेट भी कर सकती हो, पर किसी अननोन पर्सन से लिफ्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जमाना बहुत खराब हो चुका है और तुमको लेकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। समझ गई ना तुम? नव्या जी ने चेताया। इसे कहते हैं इमोशनल अत्याचार, जो कि सब मेरे ऊपर ही किए जाते हैं। उसको तो कोई कुछ नहीं कहता। 7 मिनट बड़े होने का फायदा उठाते हुए उसे गाड़ी भी दे दी गई और मुझसे मेरी स्कूटी की चाबी भी छीन ली गई, और अब रोज उनके साथ साथ इनकी भी बात सुनो। हाय रे मेरे दुख, खत्म क्यों नहीं होते? आशी ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया के अत्याचार उसी पर किए जाते हों। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी स्कूटी की चाबी क्यों वापस ली गई थी, और अगर तुम अब ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दूं तो चुपचाप चली जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ, आशी एक पप्पी फेस बनाते हुए कहा। कल अंशुमन बिजी था तो मैंने ड्राइवर को टाइम से तुम्हारे यूनिवर्सिटी भेज दिया था, तो फिर तुम वहाँ पर क्यों प्रेजेंट नहीं थी? काफी देर तक तुम्हें ड्राइवर ने ढूंढा और फिर वापस आ गया। पुलकित सिंह ने कुछ सोचते हुए आशी से पूछा। अब ये भी गलती मेरे ही खाते में लिख दीजिए कि कल सर ने 25 मिनट क्लास पहले छोड़ दी थी और मेरा रोड पर आते जाने के नमूनों को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं अपने फ्रेंड के साथ पास वाले कैफेटेरिया में चली गई थी। बात तो सही है तुम्हारी, प्रॉब्लम तो तुम्हें सच में हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बल्कि सारे प्रॉब्लम ये खुद ही क्रिएट करती है। और अब चुपचाप जल्दी से जाओ, वरना अगर अंशुमन आज तुम्हें छोड़कर चला गया तो फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आशी को कुछ कहने का मौका दिए हुए बिना ही नव्या जी ने उसे जाने को कहा, क्योंकि बाहर अंशुमन ने गाड़ी के हॉर्न हाथ रख दिए थे, जो कि लास्ट साइन था कि अब वो चला जाएगा। मुंह बनाती हुई आशी अपना बैग लेकर जाने को हुई। बाय बाय, फिर मिलते हैं। शत्रुपा देवी सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही थीं। कुछ तो जरूर उनके दिमाग में चल रहा था और उनकी यही मुस्कुराहट नव्या जी को परेशान कर रही थी।